नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जज़्बातों का सफ़र में आप सभी का स्वागत है। देखिए, बड़े-बड़े देशों में कभी-कभी ऐसी छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं कि आप सबको परेशान किया, मनिल को भी परेशान किया, जो हमारे आज के मेहमान हैं। और आप सबसे कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ, किसके लिए हम आज यहाँ पर हैं। सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ मैं जज़्बात रूहानी के इस रूहानी से प्लेटफ़ॉर्म पर और आज के इस ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है जज़्बातों का सफ़र। जी हाँ, जज़्बात क्या कहूँ इनके बारे में। ये वो हैं, जो कभी आँखों में आँसू बनकर, तो कभी होठों पर मुस्कान बनकर नज़र आते हैं, कभी अल्फ़ाज़ों में बयाँ किए जाते हैं, कभी छुपाए जाते हैं। और कभी-कभी तो इतने ख़ास होते हैं कि मन की गहराइयों में पहले छुपा दिए जाते हैं और उसके बाद उन्हें ज़ाहिर किया जाता है कविताओं में, कहानियों में और फिर सुना दिया जाता है मंच पर। तो ऐसे ही बनता है जज़्बातों का सफ़र और ये जो जज़्बातों का सफ़र है जिसमें हम आपको मिलवाने वाले हैं उन ख़ास लोगों से, जो हमारे इस जज़्बात रूहानी के पटल से 2020 में जो ये पटल शुरू हुआ, इसमें जुड़ते चले गए और अपनी ख़ासियत, अपनी अनुभव से हमें बहुत कुछ सिखाते चले गए। हमारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट को ना सिर्फ़ जज किया बल्कि कंटेस्टेंट्स को भी अपने अनुभव के पिटारे से बहुत कुछ सिखाया। और ऐसे ही सितारों के साथ जो ये शुरू किया है हमने जज़्बातों का सफ़र जिसका आज दूसरा एपिसोड है और इस एपिसोड के ख़ास मेहमान हैं एक्टर, राइटर, डायरेक्टर मनिल मयंक मिश्रा जिन्होंने नो वन किल्ड जेसिका, फितूर, तलवार, भंवरे, फुकरे 2 जैसी बेहतरीन फ़िल्मों में काम किया। उसके अलावा आपने वेब सीरीज़ में भी काम किया है। 2 बहुत ही बेहतरीन सी वेब सीरीज़ में आपने काम किया है। और ये जो वेब सीरीज़ हैं, जिनके नाम हैं फैमिली मैन और दूसरा नाम है रस भरी। दोनों में बहुत ही बड़े-बड़े कलाकार थे, आप सभी जानते ही होंगे और इन्होंने प्लेटफ़ॉर्म कोई नहीं छोड़ा, दूरदर्शन से लेकर नेटफ्लिक्स और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड सब जगह इन्होंने अपने अमेज़िंग से टैलेंट से झंडे गाड़े हैं और साथ ही साथ इन्होंने थिएटर की दुनिया में भी अपनी एक अलग और मज़बूत जगह बनाई है। आपने खुशफ़हमियाँ बस इतनी-सी और 36 डिफेंस कॉलोनी एंड ख्वाब, दम-बदम जैसे ड्रामा लिखे भी हैं, डायरेक्ट भी किए हैं और इसके अलावा आप थिएटर एक्टिंग सिखाते भी हैं। तो ऐसे ख़ास एक्टर, डायरेक्टर, एक्टिंग टीचर के बारे में आप लोगों के मन में थोड़ी क्यूरियोसिटी है या नहीं है? तो इस क्यूरियोसिटी को अब आप थाम के रखिए और इसे हम बढ़ाएँगे, आप सबसे मिलवाएँगे जब हम इन ख़ास शख्सियत से जो ना सिर्फ़ फ़िल्मों से जुड़े हैं, एक्टिंग से जुड़े हैं, बल्कि बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं कहानियाँ, शायरी और सबसे बड़ी ख़ास बात इनकी ये है ना ये हिंदी में लिखते हैं, ना उर्दू में, ये हिंदुस्तान को दिल में रखते हैं और हिंदुस्तानी में ही लिखते हैं। आइए मिलते हैं मनिल मयंक मिश्रा से। मनिल आपके साथ जो हमने पहले शुरुआत की थी और दोबारा ये थोड़ी-सी जो परेशानी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं। थोड़ा आपका समय हमने खराब किया। कोई बात नहीं, होता है। मैं बहुत खुद लेट लतीफ़ हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसा महसूस होता है। जी। जी, हुँ। तो दिल्ली का मौसम कैसा है? क्योंकि आप दिल्ली से हैं, सबसे पहले हम आपसे यही पूछते हैं और आप क्या महसूस कर रहे हैं? इस वक़्त मिज़ाज बिल्कुल ठीक हैं आपके? देखिए, जहाँ तक मौसम का सवाल है, जहाँ तक मौसम की बात है, तो एज़ अ पर्सन हूज़ अ वेरी मिनिसिकल एक छोटा-सा क्रिएशन का एक क्रिएटिव इंडस्ट्री का एक छोटा-सा हिस्सा होने के नाते मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि बाहरी मौसम जैसा भी हो, लेकिन अपने दिल के मौसम को मैं कभी ना हारने दूँ, ना कभी अपने दिल से जुदा होने दूँ। तो सर्दियाँ भले ही दुनिया के लिए ख़त्म हो चुकी हों या कम हो रही हों, लेकिन मेरे लिए सर्दियाँ अभी भी
उसी जोशो खरोश से, उसी उसी शिद्दत से मेरे लिए अभी भी हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम की ख़ुसूसियत ये होती है कि वो आपको आपके काम तक बहुत एक एक ब्यूटी से, एक खूबसूरती से महदूद रखता है। तो जब तक मेरी कहानियाँ ज़िंदा हैं, जब तक कुछ अच्छे अशार लिखने की तमन्ना है, कुछ अच्छी ग़ज़लों को आप सबके सामने लाने की ख़्वाहिश है, तब तक मेरे लिए सर्दियाँ रहेंगी। आप अपनी एक छोटी-सी दुनिया में, अपने कोने में कुछ न कुछ हमेशा लिखते रहते हैं। हालाँकि दुनियावी तौर पर देखें, अगर दुनिया के हवाले से बात करें, तो ज़ाहिर-सी बात है, ज़ाहिराना बात है कि सर्दियाँ कम हो चुकी हैं और लोग काम-काज में अब ज़्यादा मसरूफ़ हो रहे हैं। वापस एक चलन शुरू हो चुका है। जो एनर्जी है, वो अब लोगों में ज़्यादा दिखाई देती है, और जहाँ तक मेरी खुद की महसूसियत की बात है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाव विभोर हूँ, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ टीम जज़्बात रूहानी का, द एसेंशियल्स इंडिया परिवार का, और ख़ास तौर से आपका, कि आपने मेरी छोटी-सी यात्रा को, मेरे सफ़र को इस काबिल समझा, इस काबिल-ए-गौर समझा कि आज उसे इस मंच पर आने की इजाज़त दी। और एक सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक मेरे लिए ज़ाती खुशी की बात ये है कि आज मैं और मनीषा, आज हालाँकि हम मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स पे, अलग-अलग जगहों पे बार-बार मिलते रहे हैं, लेकिन आज खुशी इस चीज़ की है, आनंद का जो भाव है, वो इसलिए और ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आज आप इस प्रोग्राम की होस्ट होने के नाते मेरे बारे में जान के और उससे कुछ प्रेरणा लेकर हम कुछ लोगों को सिखाने आए हैं। सो आई एम रियली, रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द टीम ऑफ जज़्बात रूहानी, द फैमिली ऑफ Essentials India, and personally to you also, Manisha, that you invited me on this particular honorable platform. I'm really glad. I am really overwhelmed and feeling deeply honored. Thank you very much. थैंक यू सो मच मनिल। और आप सबको बताना चाहूँगी कि मैंने जो पहला ऑनलाइन इवेंट होस्ट किया था, बस उसी पहले ही इवेंट में मनिल मयंक मिश्रा से मेरी मुलाकात हुई थी, और आपके अंदाज़ ने, आपकी हिंदुस्तानी शायरी ने मेरे दिल को इस कदर छुआ था कि मुझे लगा कि हाँ, ये कुछ अलग है, कुछ ख़ास है। और फिर उसके बाद हमारी बातचीत भी हुई, और कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पे हमने साथ में काम किया, बहुत सारी अ, इवेंट्स हमें एक साथ नज़र भी आए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मनिल, वैसे तो आप अभी सर्दियों की बात कर रहे थे, तो आप लिखते हैं, तो मैं आपसे सबसे पहले अब यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप इस तरह से कह रहे थे, क्या सर्दियों में आपको ऐसा लगता है लिखना ज़्यादा बेहतर होता है? अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें, व्यक्तिगत रूप से पूछें, मेरा जो ज़ाती तजुर्बा रहा है, जी, सर्दियों में लिखना और कागज़ पर अपने ख़यालों को उकेर देना ज़्यादा आसान रहता है, कम से कम मेरे लिए। क्योंकि सर्दियों का मौसम आपको प्रोवोक करता है, वो एनकरेज करता है कि आप कुछ हालाँकि सारे मौसम एक जैसे होते हैं, बट ख़ास तौर से अगर हम सर्दियों की बात करें, तो वो आपको एनकरेज करता है, आपको प्रेरणा देता है, शक्तियाँ देता है कि आप इस दुनिया का जो सौंदर्य है, आप उसमें कुछ ना कुछ योगदान अवश्य करें। आई मीन, यू टेंड टू कंट्रीब्यूट टू द ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। और एक क्रिएटिव आदमी, एक क्रिएटिव शख्स जब अपनी कलम उठाता है या कुछ लिखने की कोशिश करता है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई नाटक ही करता है, या कुछ कोई गज़ल कहता है या कोई शेर पढ़ता है, तो वो कहीं न कहीं दुनिया की इस खूबसूरती में इज़ाफ़त कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसमें बढ़ावा दे रहा है। तो ज़ाहिराना तौर पर जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को रिटेरेट करना चाहूँगा, इस चीज़ से एको करता हूँ, इस चीज़ को सब्सटैंशिएट करता हूँ कि जी, सर्दियों का मौसम हम कुछ कलात्मक लोगों के लिए पर्सनल लेवल पर बहुत फ़ेवरेबल और बहुत मायने रखता है। जी। जी। तो अब ये जो आपने अपना करियर ऑप्ट किया है, जी। किस वक़्त आपको महसूस हुआ कि आपको ये करना है? शायरी ने किस दम आपको छुआ, और फिर एक्टिंग ने किस दम आपको पकड़ लिया? देखिए, अगर आप मुझसे ये जानना चाहती हैं कि क्यों जो अपैरेंटली दुनिया के लिए एक अलग मौज़ू है, एक अलग सब्जेक्ट है, शायरी में दखल रखना, या फिर नाटक लिखना, या फिर अभिनय की दुनिया में पदार्पण करना, ख़ास तौर से मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ें एक-दूसरे से जुदा नहीं हैं। They all are basically the branch out features. They all are basically the outcome of a beautiful mind. मैं मानता हूँ कि चाहे एक राइटर हो, चाहे एक मुसन्निफ़ हो, चाहे एक प्लेराइट हो, चाहे एक लेखक हो, चाहे एक एक्टर हो, चाहे एक सिंगर हो, या चाहे एक पेंटर ही हो। ये जो 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 दुनिया के लिए अलग-अलग प्रोफ़ेशंस या अलग-अलग वोकेशंस हैं, वो एक क्रिएटिव आदमी के लिए, एक क्रिएटिव शख्स के लिए हमेशा एक हैं, क्योंकि ये जो क्रिएशन की भावना है, कुछ और नया खूबसूरत जोड़ने की जो चाहत है, वो इन सारे प्रोफ़ेशंस में एक ही है।
हालांकि उसके जी, जराए, उसके जरिए अलग हो सकते हैं, जी, लेकिन जो एक भावना है जिससे ये सारी चीजें इमिनेट होती हैं, ये कहीं ना कहीं जाके एक ही है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि एक अच्छा शायर कभी एक अच्छा पेंटर नहीं हो सकता, एक अच्छा लेखक कभी एक अच्छा अभिनेता नहीं हो सकता, जस्ट दैट यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। या आप कुछ भी हो नहीं, सकते हैं। अगर आप मैंने आपकी आपकी सोच में आपकी जहनियत खूबसूरत है, तो आप दुनिया में कुछ भी बन सकते हैं। तो जी, शायरी की, जैसा मैंने कहा, शायरी की दुनिया में दखल रखना या एक प्लेराइट बन जाना, या खुद में एक राइटर बन जाना या फिर एक अभिनेता होना, मेरे लिए पर्सनल लेवल पर कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहे। दे आर जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट आई थिंक एंड द वे आई थिंक। जी। मैंने आपसे ये पूछा कि वो कौन-सा वक़्त था? कब जी। आपने ये महसूस किया कि आपको ये काम करना है? मनीषा जी, ऐसा कभी कोई, देयर वाज नो सिंगल मोमेंट और अ सेकंड व्हेन आई डिसाइडेड पर्टिकुलरली दैट नाउ आई हैव टू गेट इनटू दिस। बहुत ईमानदारी से, अर्नेस्टनेस से बता रहा हूँ कि अम, ये इन सारी चीजों का, इन सारे वोकेशंस में अपना इन्वॉल्वमेंट, इसका उद्भव जिंदगी में तब हुआ जब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पास करने को कुछ है ही नहीं। मेरा जो मेरी मसरूफियत है, वो मेरे मेरे खालीपन का एक परिणाम है। मैं इतना एक वक्त में इतना खाली हुआ कि मुझे लगा कि अब मुझे मसरूफ हो जाना चाहिए। क्या और बात है! दूसरा जी, और मुझे ये भी लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो पुराना एक शेर है जो मेरे ज़हन में अभी भी कौंध रहा है कि क्या करूँगा जो हो गया मोहब्बत में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। तो इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने सोचा यही कर लेता हूँ। हालाँकि बचपन से हमेशा ख्वाब-ओ-ख़यालों की दुनिया में एक ये बात हमेशा थी कि कुछ अलग करना है। जी, अब वो जो पृथकता थी चीज़ों और समाज को लेके, जो अलग करने की चाहत थी, वो शायद ये हो सकता कि मैं कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बना देता। जी, शायद किसी इंसान को पढ़ा रहा होता। लेकिन ज़िंदगी के जो आबो-हवा थी, उसने इस दिशा में मोड़ दिया और मैंने इसे बहुत बहुत खुशी से स्वीकार भी किया। आई वाज़ वेरी वेलकमिंग टू व्हाटएवर हैपेंड इन माय लाइफ। मैंने हमेशा अच्छी या बुरी, खट्टी या मीठी यादों को हमेशा तरजीह दी है, उनको एक अलग स्थान दिया है। और इस वजह से शायद दिल बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि बहुत सारी मेमोरीज़ और बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं और मैंने कभी किसी को रिप्लेस नहीं होने दिया, चाहे वो मेमोरीज़ हो, याददाश्त हो, पुराने ज़ख्म हो, पुरानी खुशियाँ हों या फिर मौजूदा हालात हों। मैंने हमेशा उनको सँजो के रखा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि दुनिया, लोग, मोमेंट्स, क्षण, पास्ट, भविष्य, भूत, माज़ी, अंजाम, आगाज़, ये सब एक-दूसरे से रिप्लेसेबल नहीं होते, इनकी अपनी महत्ता है। तो जब-जब जैसा दुनिया ने मुझे सिखाया, जब-जब जैसा ज़िंदगी ने मुझसे कहा, मैंने सिर्फ़ वैसा ही किया। जी। जी हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो हम जैसे लोग इस फ़ील्ड में आ जाते हैं, वो शायद यही सबसे पहले चाहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ अलग करना है। वो अलग करने की चाहत सबसे पहले शायद यहीं ले आती है और उसके बाद अगर ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और आपके हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें लिखवा दे कि हाँ, जो खूबसूरत लगने लगें, तो फिर ये सिलसिला चलने लगता है। जी, जी, और जी, आपके बिल्कुल। हाथों से तो बहुत ही खूबसूरत आपने तो थिएटर के लिए ड्रामा भी लिखे हैं। थैंक यू जी। तो चलिए अब मैं आपसे सबसे एक और सवाल ये जानना चाहती हूँ कि आपको कभी लगा कि इस काम में आपको कोई अड़चन है, कोई परेशानी आ रही है? और अगर ऐसा कभी लगा तो उससे उबरने के लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन आपको क्या लगी? देखिए, मैं आपको ये बात एट द वेरी ऑनसेट शुरुआत में बता देना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी के लिए नहीं लिखता। जी, मैं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो कोई स्क्रिप्ट हो, स्क्रीन प्ले हो या फिर किसी तरीके का कोई भी लेखन हो, एनी काइंड ऑफ राइटिंग वर्क, आई नेवर राइट फॉर कीपिंग एनीबॉडी और एनी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस इन माइंड। आई जस्ट राइट व्हाट जी, आई नो अबाउट। हाँ, ये ऊपर वाले की मेहरबानी हमेशा रही कि जो मैंने अपने लिए चीज़ें लिखी, वो दुनिया को भी पसंद आ गई। तो उससे एक ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के सपोर्ट से एक अच्छा ऑडियंस बेस भी क्रिएट हुआ। अड़चन की जहाँ तक बात है, जी, बिल्कुल मुझे अपनी कहानियों को दुनिया तक लाने में रुकावटें हुईं, परेशानियाँ आईं, क्योंकि एक अलग तो नहीं कहूँगा, लेकिन नया लाइन ऑफ थॉट ज़रूर मैं लेकर आ रहा था लेखन की दुनिया में, और उसके साथ जज़्ब होने के लिए, उसके साथ एडजस्ट करने के लिए बाकी ऑडियंस को, दुनिया को, प्रोड्यूसर्स को वक़्त चाहिए था। और उस वक़्त को मैं इंतज़ार मानता हूँ, और वो इंतज़ार ऑफ़ कोर्स थोड़ा टायरसम था, ट्रबलसम था। लेकिन धीरे-धीरे जब लोगों ने समझा कि इस तरीके की भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं, इस तरीके के लेखन की भी एक्सेप्टेबिलिटी है सोसाइटी में, तब जो चीज़ें थीं, आस-पास का माहौल था, लोग, अहबाब,
जो दोस्त यार थे, जो लोग हमारी कहानियों पर सपोर्ट कर रहे थे फाइनेंशियली या इमोशनली, फिर चीज़ें उन सब के साथ धीरे-धीरे आसान होती गईं। और किसी भी लेखक की यात्रा के मानिंद मेरी अपनी खुद के सफ़र में भी चीज़ें रहीं, रुकावटें रहीं, बट मुझे ये पता था कि ये लाइन ऑफ थॉट चल सकता है, क्योंकि ये मुझे खुद पसंद था। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी राइटर को सबसे पहले अपना क्रिएशन पसंद आना चाहिए। दुनिया को उसके जी। बाद पसंद आने की कवायद या काबिश होनी चाहिए। तो क्योंकि मुझे शुरुआत से जो मैं लिख रहा था, मुझे पसंद आ रहा था, तो मेरे अंदर एक ज़ेस्ट था, एक एनर्जी थी कि इसे मुझे दुनिया तक ले जाना है, और शायद इसी एनर्जी, इसी ज़ेस्ट से, और जैसा मैंने कहा, आप सब लोगों के सपोर्ट से मैं दुनिया तक अपनी बात ला पाया। और आज बाय गॉड विलिंग आगे भी ऐसा रहेगा, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर नेचर, आज लोगों को मेरा लिखा पसंद आता है। ये आपने बहुत सही बात कही क्योंकि जैसे मैं भी अपने वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करती हूँ यूट्यूब पे तो मेरे पास कमेंट्स ये आते हैं, जो लोगों को पसंद आता है आप वो लिखिए। अब मैं बड़ा ये सोच के परेशान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है जो किसी और को पसंद हो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ? वो फिर मैं कहाँ रही? वो तो कोई और हो जाएगा ना। तो आपने ये बहुत सही बात कही। हाँ, लोगों तक बात अपनी पहुँचाना मुश्किल होता है। उन्हें आपकी बात बहुत बाद में समझ आती है, लेकिन हाँ, आपको पहले पसंद आनी चाहिए। आपने जी, बहुत अच्छी बात कही थैंक यू। और मेरे ख़्याल से जितने भी अगर एस्पायरिंग राइटर्स हमारी बात कभी सुनेंगे, तो उनको भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि गो विद द फ्लो मत करो, फ्लो को अपनी तरफ मोड़ लो, जी, फ्लो को ही चेंज कर लो। जी। तो ये एक स बहुत बड़ी बात आपने कही और कोई ऐसा ड्रीम है आपका, कोई ऐसा ख्वाब जो आप बहुत शिद्दत से चाहते हों और अब तक इंतज़ार कर रहे हों कि वो पूरा होना बाकी है? बहुत नाज़ुक सा और बहुत बचकाना सा एक ख्वाब है। जी। मैं यामाहा आरएक्स 100 बाइक पे अपने छोटे से शहर अलीगढ़ में उन 90s की यादों के साथ, उसी कॉस्ट्यूम के साथ पूरे दिन चक्कर लगाना चाहता हूँ। बेपरवाह, बेवजह, बगैर किसी ज़रूरत के। इसीलिए मैंने कहा ये शायद पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि हम वक़्त में पीछे तो नहीं जा सकते, उसे दोबारा जी सकते हैं। हालाँकि इस ख्वाब के कई और मायने हैं। मैं अपने जो बीता हुआ कल है, उसको नए स्वरूप में अपने भविष्य में देखना चाहता हूँ। मैं वही आसान ज़िंदगी चाहता हूँ, जैसी मैंने हमेशा देखी है। आज नो ऑफेंसेस टू एवरीवन और एनीवन, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। लोग राय बना लेते हैं, लोग तुरंत जवाब माँगते हैं, लोग खेल में सीरियसनेस ढूँढते हैं और गंभीरता में खेल ढूँढते हैं। दुनिया दुनिया में एक किसी तरीके की एक एक हमेशा एक परपेचुअल एक कोशिश दिख रही है कि कौन किससे बेहतर है। जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम लोग कॉलेज तक में पढ़ते थे, तब ये सब इस तरीके का माहौल था नहीं। हम लोग बहुत ईज़ी गोइंग थे। किताबें पढ़ना नसीहत से नहीं, शौक से आता था। जी। किसी से बात कर लेना, किसी नए इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करना, एक एक कला नहीं मानी जाती थी, हुनर नहीं माना जाता था। ज़िंदगी की रोज़मर्रा की हकीकतों में से एक कोई एक एक शय होती थी। कुछ नया लिख लेने पे शाबाशी नहीं मिलती थी। नया लिख लेने पर इस तरीके का प्रोत्साहन मिलता था कि अच्छा लिखा है और लिखते रहो। अम, पेशेंस बहुत था, हौसला बहुत था। चीज़ों को सुनते थे, डाँट में प्यार ढूँढते थे, पुलिस नहीं बुला लेते थे। अम, जी। टीचर हमेशा ऊपर वाले का रूप होता था। ज़िंदगी में बिल्कुल। पेरेंट्स, टीचर्स, बड़े लोग, जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हुआ करती थी। प्यार में लॉजिक नहीं ढूँढते थे। जहाँ दिल की एक हिस्सेदारी होनी चाहिए, वहाँ जज़्बाती तौर पर जुड़ते थे। जहाँ दिमाग लगाना होता था, वहाँ लॉजिक या किसी तरीके का कोई जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, जहाँ लॉजिक लगाना है, वहाँ लगाते थे। चीज़ों को स्वाइप नहीं करते थे एक-दूसरे से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उस ज़माने में चीज़ें रिप्लेसेबल नहीं होती थी। अ, रिश्तों की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, तो अगर कोई छोड़ के भी चला गया, तो उसकी कमी, उसकी जगह हमेशा वही रहती थी। लेकिन आजकल दुनिया बदल चुकी है।
तो मैं हमेशा उसी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ। मैं शायद जहाँ वहाँ मैं ये तो नहीं कहूँगा मैं वहाँ ज़्यादा खुश था, यहाँ ज़्यादा दुखी हूँ। ऑफ़ कोर्स हर एक दौर की, हर एक ज़माने की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसकी ख़ासियत होती है। लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल था। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरा एक अल्टीमेट ख्वाब ये है कि मैं आरएक्स 100 बाइक पे उन 90s के दिनों की तरह बैगी पैंट्स और वो डेनिम्स पहन के बेवजह बेपरवाह बगैर किसी ज़रूरत के अपने छोटे से शहर अलीगढ़ में पूरे दिन बगैर किसी अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी के चक्कर लगाता रहा। और इस पूरे चक्कर लगाने की प्रक्रिया में बहुत कुछ और भी शामिल है जो शायद इस पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकता। जी, जी, कुछ-कुछ ऐसा जब मैं इंडिया आती हूँ तो ऐसा ही करती हूँ। जी, आती हूँ, अपना टू व्हीलर उठाती हूँ और बस चक्कर तो नहीं काटती लेकिन जितने भी काम से जाती जी, हूँ, जी, गाड़ी उस तरह से चलाती हूँ, महसूस वो करती हूँ कि जी, हाँ, मैं कॉलेज में जब जाया करती थी, टू व्हीलर जब चलाया करती थी, तो जी, वैसा ही जी, महसूस जी, करती हूँ। एग्ज़ैक्टली जी, ये शायद हमारे अंदर रहता है कि जी, वो एक दौर होता है उम्र का, जो जी, हम कभी पीछे छोड़ना नहीं चाहते, जी, वो हमारे अंदर हमेशा हम उसे जज़्ब रखते हैं और जी, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाते, जी, चाहे हम किसी भी उम्र तक पहुँच एग्ज़ैक्टली जाएँ। जी, 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 एग्ज़ैक्टली। और आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि आप लिखते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा क्या लिखते हैं? कुछ ऐसा है ख़ास जिस पर आप सबसे ज़्यादा लिखते हैं और अगर ऐसा कुछ है तो क्यों? जो ज़्यादातर हम लोगों का काम रहा है, जहाँ तक स्क्रिप्ट्स की बात है या किसी नाटक की बात है या कोई भी स्क्रिप्ट ले लीजिए बेसिकली हमारा जॉनर ऑफ राइटिंग हमेशा ट्रेजोमेंस रहा है। दैट्स बेसिकली एन अमाल्गमेशन मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड रोमांस। मुझे उन रिश्तों से ख़ास तौर से ज़ाती तौर पर एक मोहब्बत है जो कभी पूरे नहीं होते, जो मुकम्मल नहीं होते। उन रिश्तों की गर्माहट, उन रिश्तों का जो एहसास है, उनकी जो महसूसियत है, वो अपने आप में जुदा है, अपने आप में अलग है। हर रिश्ता कोशिश ये करता है कि वो संपूर्ण हो जाए, उसको कंप्लीशन मिल जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है एज़ अ राइटर कह लीजिए या एज़ एज़ एन एक्टर ऑल्सो कह लीजिए कि अ, आपको अपने उन सपनों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है जो कभी पूरे नहीं हुए। अ, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो अभी तक का लेखन रहा है, जो लेखन की प्रक्रिया रही है, शैली रही है मैंने हमेशा अपने आप को उस तरीके के फ़ॉर्म ऑफ राइटिंग से करीब पाया है, जहाँ पे कंप्लीशन हम उस स्क्रिप्ट को या स्टोरी को नहीं दे पाए। So tragedy and tragedy emanating from romance has always been, I would not say my forte, my strength, but at least I'm most comfortable with. जी और आपने पूछा क्यों? ज़ाहिराना तौर पर लोग कहते हैं कि जो ट्रेजेडी में ज़्यादा लिखते हैं या उस चीज़ को अपनी पर्सनैलिटी में कैरी करके चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ है। मैं ख़ास तौर से मेरे साथ ऐसा मैं तो नहीं कहूँगा कि आउट एंड आउट दिस इज़ द ओनली रीज़न। मेरी भी गलतियाँ रहीं पहले मेरी ज़िंदगी में, कुछ और लोगों की भी बहुत गलतियाँ रहीं। लेकिन मेरा लेखन जो है वो आस-पास की दुनिया और आप जैसे लोगों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। इट हैज़ बीन इंस्पायर्ड। हाँ, ऊपर वाले की दुआ से मेरे अंदर शायद ये थोड़ी-सी काबिलियत है, एक सलाहियत है कि मैं आपकी चीज़ों से ज़िंदगी ज़िंदगी की कुछ कुछ नुआंसेस उठा के, कुछ एक वाक़यात उठा के, कुछ अपनी ज़िंदगी से उठा के एक नई कहानी को जन्म दे सकता हूँ। तो मेरी कहानी को अगर आप खोल के देखेंगे, तो वो कुछ आपकी है, कुछ मेरी है, कुछ सामने वाले शख्स की है, कुछ एसेंशियल्स इंडिया में रहते हुए जो परिवारीजन हैं, उनकी भी हो सकती है, कुछ उस शख्स जी, की भी है जिसे हम दोनों नहीं जानते। तो ये जी, दिस इज़ एन बिल्कुल। अमाल्गमेशन इट्स अ प्रोसेस। तो कभी कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एक हाँ, हर इंसान मुझे कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर गया है। और अब हालात ये हैं कि मैं हर इंसान को जब भी कोई नया इंसान ज़िंदगी में आता है, जब किसी से वाक़फ़ियत बढ़ती है, दोस्ती बढ़ती है, तो मैं उस इंसान को एक लेसन की तरह लेता हूँ। वो मुझे हर दिन, हर क्षण, हर पल क्या सिखा के जा रहा है, कैसे मेरी पर्सनैलिटी में या मेरे व्यक्तित्व में या मेरी जो ज़हनियत है, मेरे सोचने का तरीका है, उसमें किस तरीके के चेंजेज़ कर रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं वो जाके मेरी राइटिंग का एक बहुत इंटीग्रल हिस्सा बनने वाला है। तो इस तरीके से लोगों की वजह से, आस-पास की दुनिया की वजह से जो हैपनिंग्स हैं, जिस तरीके का मास मीडिया हमारे पास है, उन सबको शायद एक भानुमति के पटारे में डाला और उसको हिलाया और एक कहानी तुरंत एक फूल की तरह उजागर हो गई। जी। अब मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि आप एक्टिंग भी करते हैं। तो अब तक आपने जितने भी रोल किए हैं, उनमें से कोई आपका फ़ेवरेट रोल? मैंने शुरुआत दूरदर्शन से की थी जी। और मेरी ज़िंदगी में अगर आप चाहें मेरी अभिनय की यात्रा में जो सफ़र का मैंने अभी ज़िक्र किया, उसमें हालाँकि मेरे लिए जो हर चरित्र, हर कैरेक्टर जो मैंने निभाया है, मेरे दिल के उतने ही करीब है जितना दूसरा। लेकिन अगर आप पर्सनली मुझसे पूछना चाहेंगी तो कुछ 2012 या 13 की बात है।
मैंने कैरेक्टर किया था एक नवाब का। डीडी उर्दू के लिए हम एक सीरियल शूट कर रहे थे जिसमें मेरा कैरेक्टर एक नवाब का था, एक यंग नवाब है जो अपने आसपास की दुनिया से तारतम्य यानी एक सेम्बलेंस नहीं बिठा पा रहा है। अभी तक का वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर रहा है क्योंकि अम, वो कैरेक्टर से मैं पर्सनली काफ़ी एसोसिएट कर पाया। उस कैरेक्टर को जो राइटर थे, ऑफ कोर्स शूट करने से पहले मेरी राइटर के साथ कोई वाकफियत नहीं थी, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। लेकिन मेरा ख्याल है जब वो सीरियल हमने शूट किया और जब मैंने उस कैरेक्टर को जिया पर्दे के सामने, तो मैंने उन राइटर को जिन्होंने स्क्रिप्ट को लिखा था, मैंने उन्हें पर्सनली थैंक्स बोला और मैंने उनसे बोला कि आप कहाँ थे अब तक? आपने तो मुझे ही छाप के रख दिया। तो वो कैरेक्टर मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे दिल के बहुत करीब है। और नाटकों की दुनिया में अगर हम बात करें, नाटकों के हवाले से बात करें तो मैं हमारा एक नाटक होता था खुशफहमियाँ 2, जिसका जी। बदल कर नाम जो टाइटल है उसका नाम रुके रुके से कदम कर दिया गया था। उसमें एक कैरेक्टर था, एक पाकिस्तानी कल्चरल एक्टिविस्ट है, एक एक्टर है पाकिस्तानी जो इंडिया आता है और वो एक कल्चरल एक जर्नी पे आया है। इट्स बेसिकली कल्चरल टूर और उस कैरेक्टर का नाम है रियाज मलिक। तो उस हद तक जब मैंने वो कैरेक्टर निभाया तो उस कैरेक्टर से भी मैंने काफ़ी एसोसिएट किया क्योंकि काफ़ी कुछ उसमें ऐसा है जो मेरी खुद की जो पर्सनैलिटी है, खुद का जो व्यक्तित्व है उसमें है। तो इन 2 कैरेक्टर्स को मैं मेंशन करना चाहूँगा जहाँ ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर्स मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहे। जी। और फ्यूचर में कोई ड्रीम रोल है आपकी ज़हन में जो आप करना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर एक्टर नहीं होता तो मैं शायद एक टीचर होता और अगर टीचर नहीं होता तो मैं आर्मी में होता। अगर मुझे एक अच्छे पॉलिटिकल साइंस टीचर या एक्टिंग टीचर का, हालाँकि मेरा एक्टिंग टीचर या एक्टिंग मेंटर होना एक अपने आप में एक ड्रीम रहा और ऊपर वाले की दुआ से आज वो पूरा भी हुआ। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में एक्टिंग और अभिनय की शिक्षा दी और अभी भी दे ही रहा हूँ। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी में एक्टिंग की क्लासेस लेता हूँ। इससे पहले मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी में, उनके दिल्ली सेंटर में मैंने एक्टिंग के क्लासेस दिए हैं। तो ये एक सपना मेरा जो है ज़रूर पूरा हुआ और इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने आसपास की प्रकृति का और ऊपर वाले का। मेरा जैसा आपने पूछा कि कोई ऐसा ड्रीम रोल है तो ज़ाहिराना तौर पर मेरे लिए जो एक जो अनफुलफिल्ड या जो मेरा एक ख्वाब है जो अभी भी अधूरा है, वो है कि एक अच्छा आर्मी ऑफिशियल का कैरेक्टर, एक अच्छे टीचर का कैरेक्टर या फिर एक ऐसे शख्स का कैरेक्टर जो दुनिया को एक नया रास्ता दिखाता है। जी। और अब जब मैं आपसे सब आपकी फ़ेवरेट या ऐसी चीज़ें पूछ रही हूँ, तो आपसे मैं ये भी पूछूँगी कि आप शायरी करते हैं, तो शायरी में से आपका फ़ेवरेट पीस, आपका खुद का लिखा हुआ, वो कौन-सा है? अम, सब हैं। कोई एक मैं जो सबसे ज़्यादा दिल के मैं करीब उनका हो? जनक हूँ, तो मैं अपने बच्चों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, ख़ास तौर से प्यार के पैमाने पे। लेकिन अगर आप पूछ रही हैं तो कुछ ऐसे अशआर हैं जो मेरे दिल के वाक़ई करीब हैं, बहुत सादा अल्फ़ाज़ के हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी सादगी में ही उनकी खूबसूरती छिपी है। ज़िंदगी की बड़ी-बड़ी हकीकत जो है, उसको बहुत सादगी से बयान कर जाते हैं, बहुत सिंपल तरीके से। तो ऐसे जो अशआर हैं या ऐसा जो लेखन रहा है, वो मेरे हमेशा बहुत करीब रहा है। जी। जी। कोई एकाध अशार आप सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल, मुलाहिज़ा अगर अब फ़रमाइए। अभी आपके ज़हन में है जो? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ऑलमोस्ट सारा जी। दीवान मेरे ज़हन में हमेशा रहता है। जी, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। कुछ मिसरा कुछ इस तरह था कि वो इस तरह टूट कर रोया मेरी लाश के आगे, वो इस तरह टूट कर रोया मेरी लाश के आगे, मुझे भूलना पड़ा कत्ल उसी ने किया था मेरा। वाह! क्या बात है। बहुत, बहुत खूबसूरत। एक और शेर था, वो कुछ यूँ था कि अपनी कॉपियाँ जाँच कर जब खुद देखीं, अपनी कॉपियाँ जाँच कर जब खुद देखीं, पता चल गया मास्टर कितना सही था। क्या बात है! बहुत खूब। और चलिए इसी बात पर अब आप ज़रा तैयार हो जाइए क्योंकि मैं फटाफट से आपसे आप बिना देर किए मुझे जवाब दीजिएगा। मैं आपके सामने रखूँगी 2 ऑप्शंस और आप उनमें से एक-एक चुन-चुन के मुझे बताते जाइएगा। जी, बिल्कुल। तो पहला तो मैं आप ही के फ़ील्ड से पूछ लेती हूँ कि आपको एक्टिंग पसंद है या डायरेक्टिंग? एक्टिंग, मूवीज़ या वेब सीरीज़? मूवीज़,
माधुरी दीक्षित या कैटरीना कैफ? माधुरी, हमारे जमाने की। बॉलीवुड या बॉलीवुड या हॉलीवुड? बॉलीवुड, प्योरली मेड फॉर बॉलीवुड। यहीं पैदा हुए, यहीं दफन होंगे। थिएटर और मूवीज? थिएटर। शायरी या कहानी? कहानी। और दिल्ली की चाट या मुंबई का वड़ा पाव? दिल्ली की चाट। कश्मीर की डल झील या केरला की एलिपी लेक? ये सवाल जरा इनवैलिड है, मैं दोनों जगह नहीं गया। um, नहीं, अगर आपको जाना हो आप कहाँ जाएंगे? कश्मीर की डल झील, सर्दियां ज्यादा स्थायित्व है उनका वहां पे। जी 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 जी, आपने वो तो आपने शुरुआत में ही जी कहा था। जी। तो और आपका फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन? मैंने हालिया अभी एक फिल्म शूट की है, सनडांस फिल्म फेस्टिवल में गई है। और हमारे जो डायरेक्टर सर हैं अजीत पाल सिंह सर, उन्होंने बहुत खूबसूरती से इस फिल्म को बनाया है। हमने उसको मुनस्यारी में शूट किया था, जहाँ से नेपाल बॉर्डर दिखता था। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। बहुत सादा जिंदगी है वहाँ पे, लोग सब्जियां उगाते हैं, वही खिलाते हैं और खुद खाते हैं। तो मेरा ख्याल है अभी तक के सारे डेस्टिनेशंस में मुझे मुनस्यारी, जो उत्तराखंड की भी बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचाई पे है, मुझे अभी तक का वो फेवरेट डेस्टिनेशन। इसके अलावा मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे शूट करना बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली के जो मुख्तलिफ पुराने जो मीनारें हैं या जिस तरीके के जो इमारतें हैं जो कभी कदीम और अजीम रही हैं हमारे लिए, जो बहुत खासियत रखती हैं, जो हिस्टोरिकल हैं, उनका अपना एक मकाम है हमारी हिस्ट्री में। मुझे शूटिंग डेस्टिनेशन इस तरह के भी बहुत पसंद है। और अगर मैं आपको दो हॉलीडे डेस्टिनेशन में से एक चूज करने को कहूँ हॉलीडे तो डेस्टिनेशन छुट्टियों के लिए? जी, छुट्टियों के लिए। जी जी, बिल्कुल। अब मेरा जरा रिप्लाई बदल जाएगा जी। जी। हाँ, तो आपको एडवेंचरस जोन में जाना पसंद है या फिर कूल पीस नेचर ब्यूटी? जोन ऑफ एडवेंचर। जोन। मैं वो जानना चाहता हूँ अपनी छुट्टियों में जो मुझे अभी तक पता नहीं चला। तो इसलिए मुझे ऐसी अगर जगहों पे जाना पसंद है जहाँ जोखिम उठाने का मादा हो। अब तक आपने कोई एडवेंचर किया है? जी। कौन सा? मैंने अभी 3 दिन पहले अपनी अलीगढ़ की नुमाइश में एक बहुत बड़ा समन सॉल्टिंग जिराफ जो झूला होता है वो झूला है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एडवेंचर था। और इसके अलावा मैंने अगर आप पूछती हैं तो इमोशनल लेवल पर मैंने एक जोखिम काफी दिन पहले उठाया था। मैंने किसी बहुत करीबी शख्स से वो कह दिया था जो सच था पर उसे पसंद नहीं था। मेरे लिए शायद एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवेंचर्स व्हिच आई हैव डन टिल नाउ। इसके लिए बहुत हौसला चाहिए, और मैंने वो हौसला, वो करेज गैदर किया और उससे वो कह दिया जो सच था। बट मुझे पता था कि इस सच को कह देने के बाद मेरे रिश्ते खत्म हो जाएंगे और मुझे खुद भी पर्सनली बहुत तकलीफ होगी। बट मैंने वो जोखिम उठाया और उनसे वो कह दिया। तो उसका नतीजा भी आपको भुगतना पड़ा? जी, मैं जानता था नतीजा क्या होगा। मैं तैयार तो नहीं था, लेकिन मैंने मान लिया था कि इस नतीजे के लिए मैं किसी ना किसी दिन तैयार हो जाऊंगा। मैं हालांकि आज तक तैयार नहीं हो पाया, लेकिन मैंने फिर भी वो स्टेप उठाया और मैंने उनसे कह दिया जो उनको कहा, क्योंकि उनके लिए वो रियलाइजेशन बहुत जरूरी था। जी, कभी-कभी जिंदगी में ऐसे स्टेप्स उठाने पड़ते जी हैं जी और रिश्ते टूट भी जाते हैं, कई बार मलाल भी होता है, जी। लेकिन इस बात का कभी मलाल नहीं होता ना कि आपने सच बोला था। मुझे लगता है कि अ, आज की ना आज की ना जो है वो जिंदगी भर की हाँ से तब बेहतर है जब आज की हाँ आपकी जिंदगी भर की ना बनने जा रही है। मुझे लगता है कि वो स्टेप उठा लेना चाहिए, वो पत्थर रखे या उस वजन के साथ जी लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज आपने उन हकीकतों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज आप एक इमीडिएट मोमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको उसको ओब्लाइज करने के लिए अगर आज किसी एक सिचुएशन से एस्केप करते हैं, तो पूरी जिंदगी आपकी जिंदगी में, आपके दिल में या आपकी जिंदगी में या आपके पूरे जीवन में एक मलाल रहता है कि काश मैंने उस वक्त वो कर लिया होता। और मैं इस तरीके का इंसान हूँ कि मैंने वो उस मलाल के जो हालात हैं उनको बहुत झेला है, क्योंकि चीज़ों से मैं भागा तो नहीं हूँ, लेकिन चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है कि ना हो ना हो ना हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो जो दिल का गुबार था वो फूट गया और मैंने कह दिया। तो मेरे लिए अभी तक का उस झूला झूलने के प्रकरण और इस इंसिडेंट के बाद से वो अभी तक का सबसे बड़ा जोखिम भरा काम है। जी, वैसे जो दूसरे जो एडवेंचर्स होते हैं ना, बंजी जंपिंग हो गया, स्काई डाइविंग हो गया, उन सबसे भी ज्यादा करेज चाहिए ऐसा एडवेंचर जी, करने के मुझे लिए जो लगता है आपने किया। उन सब फिजिकल एक्टिविटीज में आपको करेज से ज्यादा प्रोवोकेशन चाहिए। करेज आपको चाहिए जहां आप अकेले हों और आपका दिमाग और आपके दिल में कशमकश चल रही हो।
हुँ। क्योंकि तब आप सिर्फ अकेले होते हैं और वो डिसीजन मेकिंग, वो निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ आप ही उसको पूरा कर सकते हैं। 4 लोग अगर मेरे साथ बंजी जंपिंग कर रहे हैं और मैं अकेला डरा हुआ हूँ, तो शायद मैं कर लूँगा क्योंकि मेरा ग्रुप मेरे साथ कर रहा है। लेकिन जब ज़िंदगी के पर्सनल डिसीजंस लेने की बात आती है, एक क्षण को अपना या बेगाना बनाने की बात आती है, तब शायद आप सिर्फ अकेले निर्णय ले रहे होते हैं और उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उस वक़्त आपको सबसे ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है और निर्णय लेना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल काम है। कई बार आप बहुत छोटे-छोटे निर्णय लेते वक़्त भी सोचने लगते हैं कि ये सही होगा ना? जी। इससे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा? इसलिए ये बहुत बड़ी बात कही आपने और ऐसे ही मेरा कुछ मेरा ये मानना है, छोटे-छोटे मनीषा, आई एम सो सॉरी दैट आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर। हाँ, नो मेरा प्रॉब्लम। मानना है कि अ, हमारी शायद सक्सेसिव ईयर्स में या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों की हर निर्णय में फ़ायदा और नुकसान ढूँढने लगते हैं। हर लड़ाई को जीतने के लिए लड़ते हैं। कभी-कभी जोखिम लेके कोई निर्णय यूँ ही ले लेना चाहिए। क्या कभी-कभी बात कोई है! लड़ाई सिर्फ इसलिए लड़ लेनी चाहिए कि हमें एक योद्धा बनना है, विजेता नहीं। ये बहुत, जोखिम बहुत भरा बड़ी काम है। बात जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, ये तो बहुत बड़ी बात कही। इतना तो वाक़ई में हिम्मत चाहिए। अब जी, मैं आपसे 3 अगर पूछूँगी, सिर्फ़ जी, 3 अगर जी। कि अगर आप स्पोर्ट्स में होते तो कौन-सा स्पोर्ट्स खेलते? देखिए, मैं अगर स्पोर्ट्स में होता तो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन नहीं होता, मैं बहुत लेज़ी हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप मानते हैं, हालाँकि मैंने अपने 10th और 11th ग्रेड तक अच्छा आई वाज़ बेसिकली इनटू 100 मीटर्स एंड आई वाज़ अ गुड ओके, मैराथनर। तो ऑफ़ कोर्स मैं 100 मीटर्स में होता। आई वुड हैव बीन अ मैराथनर इफ आई वर इनटू स्पोर्ट्स। ओके। या और अगर आप पॉलिटिक्स में होते और लोकसभा में होते तो कौन-सा मंत्रालय सँभालते? मिनिस्ट्री ऑफ बातचीत। अम, मैं अगर ये बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस दिशा में भी सोचा। और ये मेरे लिए बहुत एक कॉम्प्लिमेंट्री एक स्टेटमेंट रहा आपकी तरफ से, थैंक यू वेरी मच। हालाँकि अगर मैं पॉलिटिक्स में हुआ, क्योंकि अभी उम्र नहीं गई और कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में आदमी 40 साल के बाद ही जवान माना जाता है। जब तक आप तजुर्बा या एक्सपीरियंस गेन करते हैं। तो अगर मैं बच्चा भी राजनीति में माना जाता है उसमें 40 के बाद भी। जी, 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 बिल्कुल, क्योंकि जो अच्छे जो पद हैं या जो अच्छी ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मेरा ख़्याल है तभी आती हैं जब आप खुद तजुर्बेकार हो जाते हैं राजनीति में। हालाँकि जी, सियासत की जहाँ तक आपने बात की, तो अगर मैं कभी सियासत का हिस्सा बना, भारतीय सियासत या इंडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा बना, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर दे। मैं उसे बहुत खूबसूरती और बेहतरी से निभा पाऊँगा। जी हाँ, और क्योंकि वो इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा विदेश मंत्रालय की भी मुझे एक उसके साथ एक पर्सनल इंटरेस्ट है। विदेश मंत्रालय में जो हमारी विदेशी रणनीति है या जो हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मुझे विदेश मंत्रालय की ज़िम्मेदारी दी जाती है, तो मैं एक अच्छा विदेश मंत्रालय का एक अच्छा मंत्री बन के भी दिखा सकता हूँ। जी। जी, और पूरे फ़ॉरेन को पूरी दुनिया को घूम भी सकते हैं साथ-साथ। वो उसका एक आउटकम है। जस्ट एन अनदर चैप्टर ऑफ इट या। ओके, लेकिन ये लास्ट सवाल थोड़ा सीरियस है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज होते, तो कौन-सा कानून ऐसा है जो आप बदलना चाहते? अम, अब बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं सबसे पहले मीडिया ट्रायल्स बंद कर देता। हालाँकि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जितने भी रिस्पेक्टेड जजेस हैं, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कोर्ट का जजमेंट कभी किसी आउट ऑफ फोर्स या किसी एक ओपिनियन मेकिंग जो सोशल इंजीनियरिंग बाहर चलती है, उससे डाइवर्ज या उससे अफेक्टेड ना हो। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा कानून बनाता जहाँ पर जो इस तरीके के ट्रायल्स हो जाते हैं, जो बाहरी दुनिया डिसाइड कर लेती है और उसका एक बहुत सोशल इम्पैक्ट हमारे जो जुडिशरी या जूरिस्प्रूडेंस उस पे पड़ता। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा कानून की एक ऐसे संस्तुति करता, उसको जो है एक्सेप्ट का उसको उस उसको उसका इनिशिएट लेता कि इस तरीके के जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं उनके लिए एक रोक लगे कानूनन तौर पर। दूसरा, अगर कोई शख्स किसी पे झूठा मुकदमा करता है, जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंस के ऊपर है, बनिस्बत प्रोसिक्यूशन के ऊपर, तो मैं एक ऐसे कानून की संरचना की अ, एक ऐसा कानून की संरचना की ज़रूर एक ऐसा इनिशिएटिव लेता, जहाँ झूठे मुकदमे करने वालों को भी उतनी ही सज़ा दी जाए, जितना एक एक्चुअल अपराधी को मिलती है उसी मुकदमे या उसी कानून के तहत। क्योंकि आपके लिए बहुत आसान है ये कह देना कि मैंने झूठ बोला। लेकिन मेरे लिए कितना मुश्किल होगा ये कहना कि सुनिए दुनिया मैंने झूठ नहीं बोला।
जो शख्स मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहा है या इल्ज़ाम लगा रहा है वो खुद झूठा है। इस प्रोसेस की जो कठिनाई है, इस प्रोसेस की जो एक वेदना है, इस प्रोसेस की जो पीड़ा है, उससे गुज़रने के बाद अगर अगर मैं बाइज़्ज़त बरी भी हो जाता हूँ या बेगुनाह साबित हो जाता हूँ, तो मेरा बीता हुआ वक़्त, वो वेदना, वो पीड़ा कभी वापस नहीं आ सकती। तो मैं चाहता हूँ कि जो शख्स अपने पर्सनल ग्रजेस के चलते या किसी पर्सनल एक जो एक एनिमिटी होती है, एनिमोसिटी होती है, उसके चलते कानून का दुरुपयोग करके किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कानून बने कि उनको भी उसी सज़ा का प्रावधान हो, जितना एक उस कानून के चलते एक अपराधी को होता है। जैसे हमारे यहाँ ये कहा क्यों जाता है कि रिश्वत लेना ही नहीं, रिश्वत देना भी जुर्म है। देना भी गुनाह है, लेकिन बिल्कुल क्यों सही ऐसा कह रहे हैं होता आप। है कि हमेशा जो रिश्वत लेता है, उसी को सज़ा मिलती है, रिश्वत देने वाले को क्यों नहीं? जब आप मुझे रिश्वत देने के लिए प्रोवोक करेंगे तभी मैं लूँगा ना। या अगर मैंने जी, आपसे माँगा तो आप मना कर सकते हैं। लेकिन जब आप देते हैं, तो आप भी उतने ही गुनहगार हैं जितना लेने वाला। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके का कानून ज़रूर बने, चाहे मैं मंत्री पद सँभालूँ ना सँभालूँ या सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल जज हूँ ना हूँ। लेकिन मैं अपनी सरकार से और अपने ऑनरेबल जजेस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरीके की कानून की संस्कृति ज़रूर हो, जहाँ पर झूठा मुकदमा करने वालों को, झूठा आरोप लगाने वालों को भी उसी इक्वल सज़ा का मापदंड हो, प्रावधान। बहुत सही बात कही क्योंकि पहले तो पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कौन झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, कौन सच्चा, लेकिन हाँ, पता चलने के बाद अगर उन्हें सज़ा मिलती है, तो अगली बार कोई इस तरह का मुकदमा किसी पर करने से पहले 100 बार सोचेगा कि हुँ, भाई अगर मैंने गलत कुछ किया तो मुझे भी सज़ा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गया तो मैं भी छूट जाऊँगा, नहीं। हुँ। ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ कानून में बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन क्या करें, वो हमारे ही दिमाग की उपज है। हम लोग जितने कानून बनते हैं, हमारे यहाँ लोगों के दिमाग उसे तोड़ने का प्रबंध पहले करते हैं। और चलिए अब 2 सवाल और आप ही के फ़ील्ड के बारे में पूछूँगी कि आपको अपने ये जो हमारा फ़ील्ड है जिसमें हम काम करते हैं, उसमें आपको ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको लगती है कि इसे अब बदल देना चाहिए, इसे सुधर जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं है इस फ़ील्ड ये के बहुत लिए? अच्छा आपने सवाल पूछा। इसके विषय में बताने के लिए हालाँकि मेरे पास बहुत कुछ है, बट क्योंकि वी ऑलरेडी आर लैकिंग ऑन टाइम, वी आर हैविंग अ पॉज़िटिव टाइम, तो मैं बहुत संक्षेप में बहुत आई वुड इन नटनशेल आई विल टेल यू व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ समथिंग व्हिच डज़ नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ question upon my own credibility in this industry, but at least it makes me to think, it makes me to worry about certain things. मेरे मेरे अंदर एक चिंता का भाव पैदा करती है। फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत महँगा मीडियम माना जाता है, हालाँकि है भी। कुछ चीज़ें जो in certain means and terms if you see the industry it requires certain it has certain requisites, इसकी कुछ शर्तें हैं और वो शर्तें आप चाहे स्वीकार करें ना करें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहती हैं, एक्सपेक्ट करती हैं आपसे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में जो इस चीज़ का पैरामीटर लेके आती हैं कि आपको यहाँ पर पैसा चाहिए ही चाहिए, काम लेने के लिए नहीं। किसी से कोई काम माँगने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को फ़िल्म इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए। ये चीज़ एक ऐसी है, जो मुझे और मेरे साथी कलाकारों को, जो हमारा एक छोटा-सा ग्रुप है, जिसमें हम मिलते हैं, बैठते हैं, जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको सालती है, उनको चुभती है। और इसी का एक कारण है कि हमने एक छोटे से प्रोडक्शन हाउस को लॉन्च किया है, जिसका नाम है शाहजहांपुर प्रोसेनियम्स एलएलपी, शाहजहांपुर प्रोसेनियम्स एलएलपी, जो अब एक लीगल एंटिटी बन चुका है, जो अपने आप में एक प्रॉपर प्रोडक्शन हाउस का एक स्वरूप ले चुका है। और इस प्रोडक्शन हाउस के चलते हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एक ऐसी वेबसाइट का निर्माण कर रहे हैं अपने इस प्रोडक्शन हाउस में, जहां हम टैलेंटेड, डिजर्विंग एक्टर्स और वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स को एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू अपनी वेबसाइट पर उनका जितना भी वर्क है, उनका जो भी एक्सपीरियंस है, उनका जो भी प्रोफाइल है, उसको एग्ज़िबिट करने का, उसको अपनी वेबसाइट पर लाने का मौका देंगे। और अगर ये टैलेंटेड, डिजर्विंग और एस्पायरिंग एक्टर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स के पास फाइनेंसिस की कमी है, तो हम उनको सक्सेसिव स्कॉलरशिप्स भी देंगे अपनी मेंबरशिप प्लान के अंतर्गत। और इससे हम ये चाहते हैं कि किसी भी शख्स के ज़हन में उसके सपने, यानी एक एक्टर या अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के सपने में उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड रुकावट ना बने। हम उनसे चाहेंगे कि एक सक्सेसिव प्रोसेस के थ्रू जहाँ हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे।
अगर वो उस क्वेश्चनर को क्वालिफाई कर लेते तो वो हमारी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बना पाएंगे, और देयरफॉर हम दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस और कास्टिंग एजेंसी से बात कर रहे हैं, उनके साथ टाई अप करके हम उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, ताकि अगर वो बिहार में बैठे हैं या राजस्थान में बैठे हैं या मध्य प्रदेश में बैठे हैं और दे डू नॉट हैव एनी क्लू अबाउट हाउ टू गेट वर्क इन Hindi film industry, for that matter, in the voiceover industry, then we are here to play a plausible and a kind of a staying platform, a sustaining platform for all these deserving candidates, और हम उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि उनके सपनों में उनका पैसे का या उनके जो आर्थिक स्थिति है वो रुकावट ना बन पाए। इसलिए जैसे मैंने कहा कि हम उनके लिए अपने मेंबरशिप प्लान में स्कॉलरशिप्स देने का भी प्रावधान बना रहे हैं, और उसके बारे में मंत्रणा और रिसर्च अनुसंधान जारी है। वो वेबसाइट जो है वो अंडर प्रोडक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इस तरीके की वेबसाइट हम अपने प्रोडक्शन हाउस शाहजहांपुर प्रोसेनियम्स LLP के माध्यम से उसके अंतर्गत हम बनाने की योजना बना रहे हैं और बन भी रही है। इसके साथ ही हम एक ऑनलाइन लाइब्रेरी का भी विकास कर रहे हैं उस वेबसाइट पे, ताकि आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है इन टर्म्स ऑफ आर्टिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन, वो कम ना हो। अगर आपके पास किसी अच्छी किताबों का, अच्छे नाटकों का, या अच्छी लाइब्रेरी का, जहां अच्छे नाटक आप पढ़ सकते हैं, अच्छे मोनोलॉग्स आप देख सकते हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स या स्क्रीन प्लेस के को पढ़ सकते हैं, और अपनी जो आपका जो क्रिएटिव इंटेलेक्ट है उसमें थोड़ी सी इजाफत कर सकते हैं, उसमें बढ़ावा कर सकते हैं, तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन हम अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप आइए, हमारे मेंबर बनिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेंबरशिप जो प्लान है उसको लेने के बाद बगैर किसी हील और हवाले से आप उस ऑनलाइन लाइब्रेरी का जो है फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके का हमारा इनिशिएटिव है। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी एक अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट की या टैलेंट की आर्थिक स्थिति उसके सपने के पूरा होने में कभी भी रोड़ा बने। बहुत अच्छी बात आपने मुझे मेरे 2 सवालों के जवाब एक ही बात में दे दिए। मैं आपसे ये भी पूछने वाली थी कि आगे आपके क्या प्लान्स हैं, वो भी आपने बहुत अच्छे से बता दिए, और बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके, बहुत नेक इरादे हैं, और जब नेक इरादों के साथ बंदा आगे बढ़ता है तो खुदा उसकी हिफाज़त में, उसकी काबिलियत में उसकी पूरी मदद करता है। जी, तो बस ईश्वर अल्लाह खुदा हमारे साथ रहें, और आपके इस नेक इरादे में आपको कामयाबी मिले, आपके साथ जितने भी लोग हैं सबको कामयाबी मिले, थैंक यू वेरी ये मच। हम दुआ करेंगे। और मैं जैसे उनको आप टेलीपैथिकली उनको सुन पा रहा हूँ, और वो सब आपको धन्यवाद भी दे रहे हैं जितने लोग साथ में हैं। जी। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और बस अब ये आपके साथ बातें करके बड़ा अच्छा लगा, कुछ फ़नी सवाल भी हो गए, मुझे कुछ बहुत खुशी अच्छी हुई बातें भी आपसे। हुई, और कुछ सीरियस बातें भी हुई। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानकर फिर आपसे रुख़्सत लेना चाहूँगी कि आप एस्पायरिंग एक्टर्स जो हैं, जो कुछ ट्राई कर रहे हैं अभी आगे बढ़ने के लिए, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? क्या मशवरा देना चाहते हैं? एक्टिंग अपने आप में एक ऐसा माध्यम है जो सिखाया जा सकता हो या ना सिखाया जा सकता हो, लेकिन सीखा अवश्य जा सकता है। हमेशा ध्यान रखिए कि इस दुनिया में हर शख्स आपका किसी न किसी एक शिक्षा के लिए, किसी न किसी एक विधि के लिए उस्ताद है। हो सकता है मैं अंग्रेजी अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे चौराहे पर बैठा जो कॉबलर है उसकी तरह मैं जूते नहीं गाड़ सकता। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी सवारी हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं अपने रिक्शा पुलर जैसा बहुत अच्छा रिक्शा पुलर नहीं हो सकता। ये आपका अपना एक नज़रिया है, आपका अपना एक पर्सपेक्टिव है कि आप किससे क्या सीखना चाहते हैं और उसके बदले आप उसको क्या देना चाहते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हर शख्स इस दुनिया में आपका किसी न किसी एक चीज़ के लिए उस्ताद है। उसकी जो शिक्षा है, उसका जो अप्रोच है, उसको अपनाइए। अपनी पर्सनैलिटी में ब्यूटिफिकेशन करिए, अपनी पर्सनैलिटी में हर दिन, हर पल कोई ना कोई बढ़ोतरी ज़रूर करते रहिए, किसी न किसी एक शख्स से, किसी न किसी एक माहौल, किसी न किसी एक क्षण से। दूसरा, आपका पास्ट आपके फ्यूचर की तरह ही इम्पोर्टेंट है। एक एक्टर होने के नाते आप अपने पास्ट को उसी तरह पकड़ के रखें जितनी चिंता आप अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, क्योंकि वही आपका पास्ट जो है, वो कल एक नए स्वरूप में आपका आने वाला कल बन के आएगा। उसकी लेसन्स, उसकी शिक्षाएँ, वो जो आपको सिखा के गया है, उसको कभी लेट गो मत होने दीजिए। क्योंकि आज जो आप हैं, वो बीते हुए कल की वजह से हैं। लेकिन जो कल आप होने वाले हैं, उसमें आपके आज का तो योगदान है ही, लेकिन आपके बीते हुए कल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो अपने पास्ट को भी उतनी तरजीह दीजिए, जितना आप आने वाले कल को देते हैं। कोई शख्स, कोई लेसन, कोई टीचिंग, कोई माहौल, कोई टाइम स्पेस किसी के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। उसको उस अहमियत के साथ अपने दिल में ज़िंदा रखिए। अम, और एक बात मैं कहना चाहूँगा एस्पायरिंग एक्टर्स से, पढ़ें ज़रूर। क्योंकि एक्टर्स के पास 2 बहुत 2 खूबियाँ होती हैं। एक याददाश्त, और दूसरी कल्पना। आपको ये भी पता है कि क्या हो चुका है, लेकिन आपको ये भी पता है कि क्या होना चाहिए।
ये काबिलियत ऊपर वाले ने सिर्फ इंसानों को दी है। तो अगर आपके पास याददाश्त अच्छी है, तो उस याददाश्त का सदुपयोग करें। जो आपने अभी तक ज़िंदगी से या अपने पुराने बीते हुए वक़्त से अपनी ज़िंदगी से सीखा या अपने जीवन काल में महसूस किया है, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज़, उसकी जो टीचिंग है, उसको अपने साथ हमेशा रखें, उनको जाने ना दें। और क्या होना चाहिए वो आपकी कल्पना शक्ति का एक प्रारूप हो सकता है। पढ़ने की जहाँ तक मैंने बात की वो इसलिए क्योंकि एक्टर के लिए उसका इमेजिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक हद तक ही एक डायरेक्टर, एक निर्देशक या एक राइटर कहानी समझा सकता है। लेकिन उसके बाद उस कैरेक्टर को जो आप डेवलप करते हैं परफॉर्मेंस के लिए, उसके बाद आपकी अपनी खुद की कवायद, आपकी खुद की कोशिश, आपकी खुद की यात्रा शुरू होती है। तो अगर आपकी कल्पना शक्ति अच्छी है, इफ योर इमेजिनेशन इज वेरी विविड, if it is vibrant, if it is strong, then you may be able to develop certain new layers, certain new nuances to that character, which the script writer initially might not have even thought about. इसीलिए कहा गया है कि जो चीज़ आप देखते हैं, ये कहानी अगर आप टेलीविज़न पे देखते हैं, तो उस वक़्त जब आप उसको देख रहे होते हैं, हालाँकि बहुत एंटरटेनिंग होता है, लेकिन उस वक़्त वो जो देखी हुई चीज़ है, जो आपकी आँखों ने देखा है, उस वक़्त आपके जो मस्तिष्क है, उसको वो चीज़ एनकरेज नहीं कर रही है किसी चीज़ को बनाने के लिए, किसी चीज़ को इमेजिन करने के लिए, वो इमेजरी क्रिएट नहीं कर, क्योंकि आप प्रोसेस्ड एक इमेज देख रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक जंगल से जा रहा था और मेरी शेर से लड़ाई हो गई, तो वो शेर कैसा था? उस वक़्त मैंने क्या कपड़े पहने थे? मेरी उम्र कितनी थी? मेरी किस तरह लड़ाई हुई? कौन जीता? ये सब आपकी इमेजिनेशन में आपका मस्तिष्क और आपका हृदय मिलकर कोलाहल मचाकर एक कहानी बनाने लगते हैं। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर यही चीज़ मैं आपको टेलीविज़न पे दिखा दूँ, तो हम सब के लिए जो उस कहानी को टेलीविज़न पे देख रहे हैं, वो शेर भी वही होगा, वो कमीज़ भी वही होगी जो मैंने पहनी होगी, मेरे स्लिपर्स भी वही होंगे, वो शेर, वो वक़्त, वो हालात सबके लिए एक हो जाएगा। लेकिन जब ये चीज़ कही जाती है, एक स्टोरी सुनी जाती है या पढ़ी जाती है, तो वो शेर, वो इंसान, वो कैरेक्टर्स, वो सब्जेक्ट, वो माहौल सबके लिए अलग-अलग, लेकिन कहानी एक है। तो मेरा हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगी, सलाह रहेगी, सारे एस्पायरिंग एक्टर्स या एनीबॉडी हू इज़ इंटू क्रिएटिव इंडस्ट्री, प्लीज़ डू रीड अ लॉट एंड प्लीज़ स्टार्ट रीडिंग विद व्हाट यू लाइक। यू सक्सेसिवली वुड गो ऑन टू दोज़ बुक्स व्हिच यू हैव हेटेड बिफोर। कभी भी भारी चीज़ से, भारी किताब से पढ़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए। हमेशा उससे करनी चाहिए जो हल्की हो और आपकी अपनी हो। बट पढ़ने की आदत ज़रूर होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और अब क्योंकि आप एक शायर भी हैं, तो मैं अपनी लाइन्स के साथ प्रोग्राम खत्म नहीं करना चाहती। मैं मैं इसी का चाहती हूँ इंतज़ार कर आप कुछ बहुत बेहतरीन सा कहें और उसके साथ हम आज के इस प्रोग्राम को खत्म होने की घोषणा करें। जी। जी, अम, ये शेर हालाँकि हमारे सारे व्यूअर्स को भी डेडिकेटेड है, लेकिन ख़ास तौर से मनीषा जी को रहेगा, क्योंकि उनकी जी, मुस्कुराहट से मेरे ज़हन में ये शेर आया। हालाँकि ये खुद का मेरा ज़ाती शेर नहीं है, ये किन्हीं और का है, बहुत सा वक़्त पहले मैंने सुना था, लेकिन ये शेर इतना खूबसूरत है, इतना पाइंदा है कि ताउम्र मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ रहा। क्योंकि रुखसती का वक़्त है, विदाई हो रही है, तो उसी को जी। डेडिकेट करके ये शेर कुछ यूँ था, मिसरा देखिएगा कि वक़्त रुखसत जो प्यार से देखा तुमने, वक़्त रुखसत वक़्त रुखसत जो प्यार से देखा तुमने, अब इससे बेहतर सामान्य सफ़र और क्या होगा। वाह! क्या बात! बहुत-बहुत खूब और इसके बाद अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं बची। आपने बहुत खूबसूरती से बहुत सारी बातों को मेरी हमें मेरी एक सुनाया, छोटी-सी बताया। मेरी मेरी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, कुछ मेरी छोटी-सी इल्तिजा रहेगी कि जी, जो इस प्रोग्राम का जो हम अंजाम तक पहुँच रहे हैं, बात ख़त्म होने जा रही है। हम सब लोग बात को तमाम करने जा रहे हैं, प्रोग्राम जो है अब अपने आखिरी क्षणों में है। मैं चाहता हूँ कुछ आप ज़रूर अर्ज़ करें, आप कुछ फ़रमाएँ, क्योंकि आपको सुने बिना मेरा ख़्याल है कोई भी नशिस्त, कोई भी मीटिंग, कोई भी मुशायरा जो है कभी पूरा नहीं होता। तो ऑफ़ कोर्स मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन तमाम लोगों की जानिब से, उन तमाम लोगों के बिहाफ़ से कि आप भी कुछ हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आप भी बहुत खूबसूरत लिखती हैं। हाँ, चलिए अब आपने कहा है तो मैं ज़रूर कुछ न कुछ ढूँढ के निकालती हूँ और जो मेरे सामने सबसे पहले आ जाता है, मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ। इरशाद, इरशाद। जी, जी। जी, तो ये एक कविता है और मैं आप तक पहुँचाती हूँ और आखिर में आपको पता चल ही जाएगा कि किसके बारे में है। मैं इसको कोई टाइटल देकर नहीं शुरू करती। जी।
वो कॉलेज के रास्ते पर रोज मिलता है, मेरी तरफ देखकर रोज मुस्कुराता है। मैं उसे अक्सर नजरअंदाज करती हूँ, पर वो ढीठ है, बिल्कुल नहीं मानता है। क्या मिलता है उसे रोज मुझे यूं सताने में? उसकी घूरती नजरों से मुझे डर लगता है स्कैनर है उसकी आंखों में, मेरे अंदर बाहर सब कुछ देख लेता है। हाँ, वो ढीठ है, बिल्कुल नहीं मानता है। कई बार सोचा शिकायत कर दूं, कॉलेज में प्रिंसिपल को बता दूं या पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूं, तब वो मुझे मासूम नजर आता है। हाँ, वो ढीठ ही तो है, बिल्कुल नहीं मानता है। लग रहा होगा कौन है वो, कोई आशिक जिस पर अब मेरा भी दिल कहीं आने लगा है। कई बार ऐसे ही तो प्यार हो जाता है ना। और फिर वो तो ढीठ है जो बिल्कुल नहीं मानता है। हाँ, मुझे उस पर अब प्यार आने लगा है, उसकी हालत पर तरस आने लगा है। टपरी वाला जब चिल्लाता है उस पर, मेरी आंखों से झरना बह निकलता है। उसकी आंखें मुझसे शायद यही पूछती हैं, क्या मैं भी कभी पढ़ पाऊंगा तुम्हारी तरह, क्या कॉलेज जा पाऊंगा? इस सब के बीच वो बस हंसकर सबको चाय पहुंचाता है। ढीठ है ना, बिल्कुल नहीं मानता है। लेकिन उसके ये सवाल करते हैं परेशान मुझे बहुत, कि इस छोटी सी उम्र में वो बड़ा बोझ उठाता है। कहने को तो वो भी देश का भविष्य है, पर वो अपने घर का वर्तमान संभालता है, और इसीलिए तो ढीठ है ना, जो बिल्कुल नहीं मानता है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। जी। समझ में आया कि किसकी आप बात कर रही थी। जी, बिल्कुल। जो मुद्दा है वो किसी एक एक नज़रिए से शुरू हुआ और किसी एक बहुत औचक, बहुत अचंभित कर देने वाले नज़रिए पे ख़त्म किया। बहुत खूबसूरती से आपने इस कविता को पिरोया और इसके वो हमारे सामने रखा। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत खुशी हुई आपके इस कलाम को सुन के जी। थैंक यू वेरी जी, मच। बहुत-बहुत शुक्रिया। और हाँ, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आज शायरी भी आपकी सुनने को मिली है, और बहुत अरसा हो गया है आपके साथ ये जो शायरी और कविता का आदान-प्रदान नहीं हुआ था, आज हुआ है। बहुत बहुत तो बहुत अच्छा लगा, और आपके साथ बातचीत करके मेरे ख़्याल से इस बातचीत को सुन के सुनने वालों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। जो भी अगर ज़हन में किसी के इस तरह के सवाल होंगे, तो उनका हल भी मिलेगा। जैसे मुझे तो मेरे कई सारे सवालों के जवाब मिले हैं जो मैं बना के भी लाई थी, और जो मैंने नहीं मैं बनाए थे बहुत बहुत उनके भी। नवाज़िश, बहुत बहुत नवाज़िश कि अगर मैं इस काबिल बन पाया कि मेरी किसी बात से या किसी ज़िंदगी की किसी हालात को अगर मैंने शेयर किया, उससे आपको कोई आराम मिला या कहीं पे आपको किसी अपने एक बीते हुए सवाल का कोई एक रिप्लाई या किसी तरीके का कोई सॉल्यूशन मिल पाया, तो आई एम रियली रियली ऑनर्ड एंड आई एम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड बाय दिस ऑनर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और मैं सारे व्यूअर्स से भी कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड लिसनिंग टू अस। और आप सब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग से प्रोग्राम्स हम हर हफ्ते लेकर आने वाले हैं। अगले वेडनेसडे फिर हाज़िर होंगी मैं, एक और अजीम सी शख्सियत के साथ। और कल शाम भी आप ज़रूर आइएगा यहाँ, क्योंकि कल कहानियों का दौर होगा, स्टोरी टेलिंग ओपन माइक है। और आपको ये जो शख्स है मेरे साथ, उनसे भी कोई कहानी सुनने को मिलेगी। इसीलिए मैंने आज उनसे कोई अनुरोध नहीं किया कहानी सुनाने का, क्योंकि कल हम उनसे कहानी ज़रूर सुनेंगे। तो मिलते हैं कल शाम यही वक़्त 8 बजे भारतीय समय के अनुसार। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि जैसी उलझन या परेशानी आज हुई, कल ना आए, और हम वक़्त पर अपना कार्यक्रम शुरू कर सकें और वक़्त पर आपसे रूबरू हो सकें। चलिए, इन्हीं बातों के साथ बहुत-बहुत शुक्रिया कहते हुए आप सबसे विदा लेते हैं, और विदा लेते हैं मनिल मयंक मिश्रा से भी। थैंक यू वेरी मच। आप खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। आप भी।